हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर में बी पार्ट को किया था, जिसके अंदर हमने डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स किए थे, जैसे इफ एल्स, एल्स इफ लैडर एक्सेट्रा। आज हम करने जा रहे हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर ये स्टेटमेंट का पार्ट नंबर बी, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफ़र। अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफ़र, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफ़र होता क्या है, जिसके अंदर अनकंडीशनली कंट्रोल क्या होता है, प्रोग्राम से डिफरेंट हो जाता है। कि जैसे 111 लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उसके अलावा वो क्या होगा, जैसे वो पर्टिकुलर पॉइंट आएगा तो सारा कंट्रोल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और वो किसके पास चला जाएगा, किसी दूसरी स्टेटमेंट के पास कंट्रोल चला जाएगा। अब हम देखते हैं इसके अंदर में कौन सा आता है। इसके अंदर में आता है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट क्या होती है, दिस स्टेटमेंट ट्रांसफर कंट्रोल अनकंडीशनली टू द स्टेटमेंट स्पेसिफाइड बाय द लेबल। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमें नाम ही सजेस्ट कर रहा है, अनकंडीशनली। अनकंडीशनली मतलब बिना किसी कंडीशन के ये क्या करता है, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसको एक जगह से हटाकर किसी स्पेसिफिक अलग प्रोग्राम की तरफ, प्रोग्राम में अलग पॉइंट की तरफ वो उसको ले जाता है। देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि दिस स्टेटमेंट ट्रांसफर कंट्रोल अनकंडीशनली, कि ये स्टेटमेंट क्या है, गो टू स्टेटमेंट अनकंडीशनली ट्रांसफ़र कर देता है कंट्रोल को टू द स्टेटमेंट स्पेसिफाइड बाय द लेबल, कि जो भी लेबल होगा उसके अकॉर्डिंग उसको सेटिस्फाई कर देगा, स्पेसिफाई कर देगा कि इस वे से लेबल क्या हो रहा है, अटैच्ड हो रहा है। अब देखते हैं हम इसकी जर्नल फॉर्म। जर्नल फॉर्म क्या है इसकी, द जर्नल फॉर्म ऑफ दिस स्टेटमेंट, या फिर कहें कि सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है, गो टू। गो टू का हम यूज़ करेंगे। गो टू क्या होता है, कीवर्ड है हमारे पास, एंड लेबल। पहले लिखेंगे गो टू, फिर लिखेंगे लेबल, एंड देन क्या लिखेंगे हम, सेमीकोलन। ये होता है इसका सिंटैक्स। अब इस सिंटैक्स में एक लेबल वर्ड है, इस लेबल वर्ड को क्या बोलेंगे हम, क्या होता है ये लेबल वर्ड, अ लेबल इज अ वैलिड वेरिएबल नेम। लेबल क्या है, एक वैलिड वेरिएबल नेम है। वैलिड वेरिएबल मतलब ऐसा वेरिएबल नेम जो वैलिड हो, कि कंपाइलर उसके अंदर कोई भी एरर थ्रो ना करे। ओनली वन स्टेटमेंट मे बी प्रीफिक्स्ड अ पर्टिकुलर लेबल। इसका मतलब क्या है कि जो लेबल होता है उसको हमें पहले ही प्रोग्राम में प्रीफिक्स करना पड़ता है कि किसी पर्टिकुलर लेवल के लिए। जैसे हम क्या ले रहे हैं, अ स्टेटमेंट इज प्रीफिक्स्ड बाय द लेबल इन द फॉलोइंग मैनर, कि जब हमें लेबल को प्रीफिक्स करना होता है किसी भी मैनर में, किसी भी स्टेटमेंट के लिए, तब हम उसको कैसे प्रीफिक्स करते हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है कि जैसे हमें पहले से ही उसको कैसे दिखाएंगे, उसको कैसे किस वे में लिखेंगे, या फिर कहें कि प्रीफिक्स करने का, लेबल को, किसी भी लेबल को प्रीफिक्स करने का मेथड या सिंटैक्स क्या होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे लेबल, लेबल के बाद लगाएंगे कॉलन, कॉलन के बाद हम क्या लिखेंगे, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लिखेंगे जब हम चाहते हैं कि इस लेबल पे आने के बाद ये वाली स्टेटमेंट क्या हो, एग्जीक्यूट हो। और जैसे कि हमें पता है कि स्टेटमेंट को बंद करने के लिए हम क्या लगाते हैं, लास्ट में सेमीकोलन लगाते हैं। अब देखो लेबल क्या है, जहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारा जितना भी कंट्रोल है उस पर्टिकुलर लेबल पर जाए, गो टू लेबल आते ही उस पर्टिकुलर लेबल पर वो चला जाए सारा कंट्रोल। एंड देन हम लगा रहे हैं कोलन। कोलन हमने क्यों लगाया, कोलन हमने इसलिए लगाया, अ कोलन सेपरेट्स द लेबल एंड द लेबल्ड स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है कि ये जो सेमीकोलन है वो क्या कर रहा है, लेबल को और उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जो उस लेबल में लिखी हुई है उसको सेपरेट कर रहा है, जिससे हमें ये पता लगे कि ये क्या है, पर्टिकुलर लेबल है जो कोलन के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, और जो कोलन के राइट साइड में लिखा हुआ है वो क्या है, हमारी स्टेटमेंट है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारे पास दो, क्या कहेंगे हम, दो टाइप्स होते हैं इसके। एक तो होता है बैकवर्ड जंप, एक होता है हमारे पास फॉरवर्ड जंप। अब हम देखते हैं बैकवर्ड जंप में क्या होता है, मेन फंक्शन लिया हमने,
मेन फंक्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे, लाइन ऑफ कोड्स लिखते हैं। उस लाइन ऑफ कोड में जैसे लेट कर लो मैंने यहाँ पर अपने लाइन ऑफ कोड की जगह पे बीच में कोई लेबल लगाना है और वो लेबल का नेम मैंने क्या ले लिया, स्टार्ट ले लिया। अब यहाँ पर स्टार्ट क्या है, मेन में स्टार्ट एक लेवल है। जब मुझे चाहिए कि मेरा जो कंट्रोल है वो स्टार्ट पर्टिकुलर स्टार्ट पॉइंट पर चला जाए जहाँ पर मैंने स्टार्ट लिखा हुआ है, उसके आगे मैं क्या लगाऊं, कॉलन। कॉलन के बाद उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लिख देंगे जो हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। हो सकता है इसके बीच में भी कोई नंबर ऑफ लाइंस हो। देन लास्ट में हम क्या लिख रहे हैं, गो टू। गो टू का हम लगाएंगे, गो टू क्या है, कीवर्ड, और कीवर्ड के बाद हम क्या लिखते हैं, लेबल। गो टू तो कीवर्ड है और इसके अकॉर्डिंग हमने लेबल क्या यूज किया है, स्टार्ट। स्टार्ट के बाद मैंने क्या लगाया, सेमीकोलन लगाया। अब जैसे ऊपर से लाइन एग्जीक्यूट होती आ रही है, स्टार्ट भी, चलो कंपाइलर को पता है कि स्टार्ट भी क्या है, एक लेबल है और उसके आगे कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखी हुई है। लेकिन जैसे ही वो एग्जीक्यूट करते करते कौन सी नंबर ऑफ लाइन पे आएगा, जहां पर गो टू स्टार्ट लिखा होगा, तो फिर वो क्या करेगा, जैसे ही उसको गो टू स्टार्ट मिलेगा वो कहाँ पर चला जाएगा, सारा कंट्रोल स्टार्ट लेबल पे चला जाएगा जहां पर मैंने क्या लिख रखा होगा, स्टार्ट लिखा होगा। यह बात आपको समझ में आई। अब इसको हमने बैकवर्ड जंप क्यों बोला है, क्योंकि पहले स्टार्ट आया था और उसके बाद हमने क्या लिखा था, गो टू स्टार्ट लिखा था। तो गो टू को अपना कंट्रोल क्या करना पड़ा, बैकवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करना पड़ा। अब थ्रो कैसे हुआ, बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि गो टू तो बाद में आया ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और स्टार्ट जो हमने लेवल लिखा था वो है हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब देखते हैं कि बैकवर्ड जंप में कौन सा आता है। बैकवर्ड जंप में हम क्या करते हैं, मेन का फंक्शन लिखा, उसके ब्रैकेट्स में कुछ लाइन ऑफ कोड्स लिखे जो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो रहे हैं। देन हमने जहाँ पर हम बैकवर्ड जंप में गो टू स्टेटमेंट को लास्ट में लिखते थे, अब हम क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड जंप में गो टू स्टेटमेंट को हम पहले लिखेंगे। एंड देन कुछ लाइन ऑफ कोड्स लिखा हुआ है या नहीं भी लिखा होगा तब भी क्या होगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीफिक्स करना पड़ेगा लेवल को। तब हम क्या लगा रहे हैं, लेबल लगा रहे हैं। यहाँ पे लेबल हमने कौन सा लिया है, एंड लिया है। देन कॉलम लगाएंगे। कॉलम्स के बाद हम यहाँ पर क्या होगी, कोई ना कोई स्टेटमेंट होगी। देन क्या हो रहा है यहाँ पर, सेमीकोलन। उसके बाद भी हो सकता है कुछ लाइन ऑफ कोड्स हो, या ये भी हो सकता है ना हो, तो देन क्या होगा, वो प्रोग्राम में से एग्जिट हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल प्रोग्राम। एग्जाम्पल प्रोग्राम में जैसे आपको पता ही है कि हम किसी भी प्रोग्राम को राइट करने से पहले हम क्या लिखते हैं, iostream.h फाइल का यूज़ करते हैं। अब हमें किसके लिए प्रोग्राम लिखना है, क्या फंक्शन ऐसा है जिसे हमें इम्प्लीमेंट करना है प्रोग्राम लिख के, तो ये क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट या फिर टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, कि किसी भी नंबर का जो हम एंटर कर रहे हैं उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तब हम कैसे निकाल लेंगे, हैश इंक्लूड iostream.h लगाया। स्क्वायर रूट नाम से जो फंक्शन है प्री डिफाइंड है math.h नाम से जो हेडर फाइल है उसके अंदर, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसे भी इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में। फिर हमने क्या लिया, मेन फंक्शन लिया जिसका रिटर्न टाइप मैंने क्या लिया है, void। एंड क्या कर रहे हैं हम, उसके बाद हम मेन फंक्शन का जो ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर एंटर हो जाएंगे। देन हमने लिया एक वेरिएबल जिसका नेम मैंने क्या रख दिया, n नाम से एक वेरिएबल लिया है जिसका डेटा टाइप मैंने क्या लिया, इंट। एंड उसके बाद हमने क्या लिया, रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल लिया जिसका डेटा टाइप मैंने क्या लिख लिया, फ्लोट। अब देखो मेन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से, जो हमारा कंसेप्ट है गो टू स्टेटमेंट का। हम कर रहे हैं यहाँ पर बैकवर्ड जंप को। बैकवर्ड जंप में क्या होता है, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेबल, कॉलम, देन स्टेटमेंट, सेमीकोलन, एंड लास्ट में कौन सा आता है, गो टू लेबल आता है। अब लेबल का नाम मैंने यहाँ लिया स्टार्ट, क्योंकि ये बैकवर्ड जंप है इसलिए हम स्टार्ट पर जाएंगे। कॉलन लगाया, कॉलन के बाद मैंने क्या लिखा, कोई ना कोई स्टेटमेंट मैंने प्रिंट करा दी। स्टेटमेंट कौन सी लिखी कि सी आउट प्रिंट कर दो आप, या फिर डिस्प्ले कर दो किसको, एंटर अ नंबर को। एंटर नंबर का एक स्ट्रिंग है जिसे मुझे डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पर। अब जैसे ये स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा तो यूज़र क्या करेगा,
कोई ना कोई नंबर एंटर करेगा और वो नंबर मैंने क्या करा, इनपुट ऑपरेटर की हेल्प से n नाम से जो मैंने वेरिएबल बनाया था उसके अंदर एंटर करवा दिया। अब फिर मैंने एक कंडीशन लगाई। कंडीशन क्या लगाई है इफ़ के अंदर कि n जब छोटा होगा 0 से तब वो क्या करे, गो टू स्टार्ट पे चला जाए। अब देखो n छोटा है 0 से, अब 0 से छोटा है n मतलब 0 से छोटे में कौन से नंबर आ सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स आएंगे। अगर n की वैल्यू गलती से या जानबूझकर भी यूज़र ने नेगेटिव एंटर कर दी है तो उसके लिए वो क्या करेगा, वापस से इस कंडीशन को चेक करेगा। जैसे ही कंडीशन चेक हुई, ट्रू हुई, तो इफ़ के अंदर जो कोड ऑफ ब्लॉक लिखा हुआ है गो टू स्टार्ट, इसके ऊपर वो जैसे ही जाएगा तो वो कैसे चला जाएगा, गो टू हो जाएगा, मतलब चला जाएगा। जितना भी इस प्रोग्राम का कंट्रोल था वो स्टार्ट नाम से जो लेबल था उसके पास चला जाएगा। और ये कब होगा, जब मेरा n जो है उसकी वैल्यू लेस होगी 0 से। ये तो है कंडीशन की जब वैल्यू लेस है। अब इक्वल तो हो नहीं सकती क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट तो निकलेगा ही नहीं, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। अब इसके अलावा इफ के बाद एल्स वाली कंडीशन में हम क्या लिख रहे हैं, अगर ये कंडीशन ना हो कि 0 से छोटा ना हो, मतलब 0 से बड़ा है वो, तो वो कहाँ चला जाएगा, एल्स में। और एल्स में क्या कर देगा, यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक स्क्वायर रूट नाम से फंक्शन लिया है जो प्री डिफाइंड है math.h नाम की हेडर फाइल में। उसके अंदर मैंने आर्ग्यूमेंट लिया, आर्ग्यूमेंट में क्या दिया मैंने, n दिया, क्योंकि मुझे किसका स्क्वायर रूट चाहिए था, n का, जो यूज़र ने एंटर किया है। और ये किसके अंदर मैंने स्टोर करवा दिया, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में मैंने इसको स्टोर करवा दिया। सी आउट का यूज़ करके मैंने स्ट्रिंग को प्रिंट करा या डिस्प्ले करा, स्क्वायर रूट इज डैश, स्क्वायर रूट लिखा कि इसका स्क्वायर रूट ये है, एंड देन रिजल्ट लिख दिया कि रिजल्ट में क्या है, सेमीकोलन। अब इससे क्या होगा, ये मेरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, स्ट्रिंग के साथ जो रिजल्ट के अंदर मेरा डेटा होगा या आंसर होगा वो भी साथ में प्रिंट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।